10th के बाद हर साल आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। फिजिक्स और मैथ्स एसेंशियल है। फिजिक्स और मैथ्स एग्जाम आपको पास करना ही होगा। हम कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं आज कि एक कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या उसके लिए आपको करना है, किन विधाओं से गुजरना है, क्या क्या बाधाएं आएगी और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए हम सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए है 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स। कोई भी स्ट्रीम उसके लिए अलाउड नहीं है। साइंस बैकग्राउंड इसके लिए होना अति आवश्यक है, इसलिए फिजिक्स मैथ्स में 12th आपको पास होना ही चाहिए। वो सबसे पहले आप करें। उसके बाद आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई फ्लाइंग स्कूल ढूंढना होगा, जो कि लगभग हर राज्य में कोई ना कोई फ्लाइंग स्कूल है। और उन फ्लाइंग स्कूल्स में से जहाँ आपको सुविधा हो, जो आपको सूट करता हो, वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं। जो फ्लाइंग स्कूल है वो फ्लाइंग लाइसेंस देता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग देता है, उनके पास विमान है। अधिकांशतः फ्लाइंग स्कूल्स में सेस्ना कंपनी के सिंगल इंजन विमान है, सेस्ना 152, सेस्ना 172, जिनके ऊपर ये ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है कि कैसे पायलट बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता और क्या क्या आपको ड्रिल से गुजरना है। रिटन एग्जाम्स आपको पैरेलल पास करने पड़ते हैं। ये जो रिटन एग्जाम है ये 5 पेपर मुख्यतः होते हैं: एयर रेगुलेशन, एयर मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और एयरक्राफ्ट एंड इंजन और थ्योरी ऑफ फ्लाइट का कंबाइंड पेपर होता है, जिसको टेक्निकल बोलते हैं। और एक स्पेसिफिक पेपर होता है कि उस विमान के बारे में आपसे सवाल पूछता है जिस विमान पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको आप उड़ा रहे हैं। इन सब के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा पेपर है जो कि संचार मंत्रालय कंडक्ट करता है, वो होता है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी का एग्जाम जब आप पास करते हैं तो उसके आधार पर उनको आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के यहाँ से, डीजीसी के यहाँ से FRTO दिया जाता है। FRTO आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू कराने के लिए आवश्यक है और उसकी ट्रेनिंग करने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब आप विमान उड़ाते हैं तो टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए और सब चीज़ों के लिए आपको ATC के साथ संपर्क करना पड़ता है और दूसरे विमानों से संपर्क करना पड़ता है। तो उसमें जो रेडियो संचार व्यवस्था लगी है उसका उपयोग करने के लिए आपको FRTO की आवश्यकता होती है। तो ये सारे रिटन एग्जाम हैं, लिखित आपको परीक्षाएं हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी, आपको पास करनी पड़ेंगी। और इन सबको आप जब पास करेंगे उनके अतिरिक्त आपको फ्लाइंग लाइसेंस लेने होंगे। तो जो भी फ्लाइंग स्कूल्स हैं, जो जैसा कि मैंने बताया लगभग हर राज्य में फ्लाइंग स्कूल्स हैं, उनको भी आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ हैं जो कि सरकारी माध्यम से चलाए जाते हैं। एरो क्लब ऑफ इंडिया ने उन सरकारी फ्लाइंग स्कूल्स को अपने विमान दे रखे हैं ताकि कम दरों पे, सस्ती दरों पे लोगों को फ्लाइंग की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा सके। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल भी इंडिया में खुल गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी खुले हैं, महाराष्ट्र में भी है, आंध्रा में भी है। इन सब के बारे में आप जांच करके किसी भी फ्लाइंग स्कूल में आप जो आपको सूट करता है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब फ्लाइंग स्कूल की जहाँ बात आती है तो उसके बारे में फ़ीस की मैं बात सबसे पहले करता हूँ। फीस वेरिएबल है, ये प्रति घंटा ये लोग चार्ज करते हैं। तो ये कहीं 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये प्रति घंटा होती है, तो कहीं पे 10,000 है, तो कहीं 15,000 है, तो कहीं 18,000 है। ये अलग अलग स्थानों पे, उन संस्थानों पे, उनके मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं। और 200 घंटा आपको फ्लाइंग करना है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए 18 लाख से 30 लाख या 35 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अब ये खर्चा कैसे जुटाया जाएगा, उसमें बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं अपने डोमेसाइल जो हैं उन बच्चों के लिए और पिछड़ी जाति के वर्ग के लोगों के लिए और लड़कियों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी हुई है।
तो वो अपनी सरकार से आप पता करें कि जहाँ जहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सरकार शहर से आपको स्कॉलरशिप देती है, और आप बिना कुछ आर्थिक कहीं से मदद लिए हुए सरकार की मदद से आप पायलट लाइसेंस के लिए आगे जा सकते हैं। जिन लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको नहीं मिल पाती है, और जो अपने पास से उसको पैसा देना चाहते हैं, उसके लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था भी होती है, जो एजुकेशन लोन है वो मुहैया कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपना फीस स्ट्रक्चर देख करके, आपकी सूटेबिलिटी देख करके, स्थान देख करके आप अपना फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तय कर सकते हैं और वहाँ पर फ्लाइंग के लिए जा सकते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ आपने लिखित परीक्षाएं सारी पास कर ली है, और उसके साथ साथ आप फ्लाइंग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो जिस फ्लाइंग स्कूल में जाएंगे, वो पहले दिन जब आपको उड़ान भरनी होती है उसको बोलते हैं एयर एक्सपीरियंस। वो बिठा के आपको दिखाएंगे कि हवाई जहाज अंदर से कैसे फंक्शन करता है। आप सब में से बहुत से लोगों ने बहुत बार उड़ान भरी होगी, विमान के अंदर गए होंगे, लेकिन वो उड़ान एक पैसेंजर के तरीके से होती है। आप नहीं देखते हैं कि विमान उड़ कैसे रहा है, पायलट उसको चला कैसे रहा होता है। लेकिन जब एज ए पायलट ट्रेनी आप जाते हैं विमान के अंदर, वो एक अलग अनुभव है, उसका एक अलग रोमांच है। आप अंदर जाएंगे, आपको जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि ये विमान क्या क्या उसमें लगे हैं इंस्ट्रूमेंट, और क्या क्या कंट्रोल हैं, कैसे किस कंट्रोल को कैसे करने से विमान ऊपर जाता है, नीचे आता है, टर्न लेता है, ग्लाइड करता है, क्लाइंब करता है। ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे आपको अनुभव कराता है और उसके बारे में आपको बताता जाता है। और वो पूरा एक पैटर्न है जो आपको समझना होगा, जो आपके इंस्ट्रक्टर और आपके जो अध्ययन है वो सब मिला करके आपकी वो डेवलपमेंट पे काम में आएगा। जब आपकी ट्रेनिंग जो कि 200 घंटे की है वो समाप्त हो जाए, तो वो आपके रिटन एग्जाम्स और वो ट्रेनिंग का जो भी परफॉर्मेंस आपने वहाँ परफॉर्म किया है उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के कार्यालय दिल्ली में, जहाँ से आपको ये सारे के सारे चीज़ों को जांचने के बाद, उनकी वैधता जांचने के बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब लाइसेंस आपके पास आ गया है, आप अपने पूरे रोमांच के साथ आप तैयार हैं। आपने जो भी रोमांच ज़िंदगी में लिया वो एक अलग अनुभव है। बहुत सारे जो अध्ययन हैं वो बहुत उबाऊ होते हैं, लेकिन फ्लाइंग का जो अध्ययन है वो बिल्कुल उबाऊ नहीं है। ये लगता नहीं है कि आप अध्ययन कर रहे हैं, वो उसका एक रोमांच है। रोमांच का अपना आनंद है, लेकिन उसके साथ स्ट्रगल भी बहुत है, क्योंकि जो फ्लाइंग है वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और सेंसिटिव सब्जेक्ट होने से उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाह्य कारक हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कि अगर मौसम ख़राब हो गया आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग रुक जाएगी, किसी दिन कोई इंस्ट्रक्टर नहीं आया आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग रुक जाएगी, कभी कोई वीआईपी फ्लाइंग हो गई उस एरिया में आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग रुक जाएगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे आनंद भी आप उस दौरान आप प्राप्त करते हैं, और उस यात्रा को तय करके आप आगे पहुँचते हैं। बहरहाल आपने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जब आपका इश्यू हो गया है, उसके बाद आप अपने नौकरी के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जब अपनी आंखें खोलते सामने देखते, तो आपके पास ऑप्शन मुख्यतः 3 तरह के ऑप्शन हैं भारत में। सबसे पहला एक लेयर है जिस फ्लाइंग स्कूल में या जिन फ्लाइंग एकेडमीज में आप काम करके निकले थे, वहाँ पे आपको फ्लाइंग सिखाने वाले लोग थे जिनको आप आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिनको आप बहुत सम्मान करते हैं, और जो आपको बहुत प्यार से अच्छे से पायलट की आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजनों ने हमको पढ़ाया, सिखाया और आगे लेके गए, वैसे आपको भी कोई ना कोई पढ़ाएगा, लिखाएगा और आगे लेके जाएगा। और आप अगर उसी स्थान पे अपने आप को देखना चाहते हैं और आपको पसंद है कि आप भी इंस्ट्रक्टर बने और आने वाले बच्चों को बहुत प्यार से आप सिखाएं, और भावी जो है विमान चालक जो है आप निर्माण करें इस देश के लिए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अब जब आप वहाँ जाते हैं फ्लाइंग स्कूल में, तो उसके लिए आपको फिर रेटिंग लेनी पड़ती है और शुरुआत करनी पड़ती है असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से। उसका एक अलग कोर्स एडिशनल करना पड़ेगा, आपको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग मिल जाएगी। फिर आप वहाँ पे एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर काम करेंगे, और समय के साथ आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनेंगे, समय के आप चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनेंगे। अच्छा पैसा मिलता है, कितना मिलता है ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत वेरिएबल होता है। सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन और समय के आधार पर चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक से आपको एक अच्छा कैरियर ये है। इसके बाद में जो एविएशन है उसको 2 डिवीजन में फिर बांटा गया है, नॉन शेड्यूल ऑपरेशन एंड शेड्यूल ऑपरेशन। जो नॉन शेड्यूल ऑपरेशन है उसमें वो विमान है जो कि वो लोग हायर करते हैं जिनको आवश्यकता है कि किसी एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पे शेड्यूल फ्लाइट नहीं जाती है, या वो
ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको किसी के साथ ट्रैवल नहीं करता, जैसे कि फिल्म सितारे हैं, वो चाहते हैं कि हम पब्लिक के बीच में नहीं जाएं, हम अकेले चले जाएं, या कभी कोई मेडिकल इवैक्यूएशन है, किसी को लेके आना है या लेके जाना है। बहुत सारे पॉलिटिकल डिग्निटरीज ऐसे होते हैं जिनका कि समय शेड्यूल एयरलाइंस के हिसाब से मैच नहीं कर सकता है, तो वो अपने समय से जाना है और अपने समय से आना है, इसके लिए वो विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब विमानों को उड़ाने के लिए पायलट्स की आवश्यकता होती है। तो जो नॉन शेड्यूल डिवीजन है, जिसको कि हम जनरल एविएशन बोलते हैं, जनरल एविएशन में जो भी पायलट आते हैं वो एक अलग विधा है। फ्लाइंग स्कूल के बाद में दूसरी ओपनिंग है जनरल एविएशन। वहाँ पे उदाहरण के तौर पे C-90 किंग एयर, B-200 किंग एयर, किंग एयर 350, साइटसन जेट, फॉल्कन, लिगेसी, बहुत तरह के विमान हमारे भारत में अलग अलग कंपनी अपना ऑपरेट कर रही है। हमारी कंपनी जो सारथी एयरवेज, वो भी इसी कैटेगरी में जनरल एविएशन में काम करती है, और हम लोग भी विमान और हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं और हम मुहैया कराते हैं यहाँ के डिग्निटरीज को, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको, कॉर्पोरेट हाउसेस को और पॉलिटिकल पार्टीज को, ये सब हम कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार की अनेक कंपनियां अनेक कार्य कर रही हैं और वहाँ पे काम की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये वहाँ जब जाएंगे, वहाँ पे जिस विमान पे आपको नौकरी मिलेगी, फिर उस विमान विशेष के लिए आपको सिलेबस दिया जाएगा, उसके लिए आपको फिर एक एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, वो फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग उस विमान पे होगी और फिर आप उसके ऊपर पायलट बन जाएंगे। ये सब होने के बाद आप वहाँ पे नौकरी करने लगेंगे। नॉर्मली जो रफली है, जो को पायलट आता है, उनकी तनख्वाहें हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में शुरुआत होती है। एंड एज कमांडर इट मे गो एनीवेयर अप टू 3-4 lakhs एंड मे बी मोर। इसी तरीके से एयरलाइंसेस हैं, जैसे कि इंडिगो है, गो एयरवेज है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है, इन सब विमानन कंपनियों में भी पायलट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सब में भी विमान की आवश्यकता होती है। मेरे सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं लगभग 5 से 10 मिनट और लूँगा। बेसिक ब्रीफ देने के बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। तो निकिता, आपका सवाल हमने देखा है, हम आपके सवाल का बहुत जल्दी जवाब देंगे। तो उसके बाद जब आप एयरलाइन में जाते हैं, तो एयरलाइन में भी आपको इसी प्रकार से जिस विमान पे आपको, जैसे कि एयरबस है या बोइंग है या ATR है, जो भी टाइप का विमान है, उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका एग्ज़ाम पास किया जाएगा, उस पर आपको बतौर पायलट आपको पोजीशन दे दी जाएगी। पहले आपको को पायलट की स्थिति में काम करना होता है और धीरे धीरे सने सने आप चीफ पायलट बनते हैं, कमांडर बनते हैं, और इसी हिसाब से आपकी तनख्वाहें हैं वो भी ग्रो करती हैं। वहाँ पे भी वही 50 से 1 लाख के बीच में शुरुआत होती है को पायलट की, और वो बढ़ के कई लाखों में पहुँचती है। ये सब बहुत ही रोजी पिक्चर है, लेकिन इसके साथ जो वास्तविकता है दूसरी, उसको भी समझना होगा, क्योंकि हमेशा खाली एविएशन नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे 1 अनाथ 100 बीमार वाली स्थिति हर स्थिति में बनी होती है। कंपटीशन बहुत ग्रेव होता है, तो जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल है, जॉब में सस्टेन करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल है। तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। चूँकि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ऐसा है जहाँ पे बहुत आर्थिक खर्चे हैं, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है, बहुत बाधाओं और व्याधाओं से आपको गुजरना पड़ता है, तो कई बार इंसान बड़ा हताश हो जाता है। तो पहले से मानसिक रूप से आप तैयार रहें कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना है, ये बहुत रोजी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मेहनत करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए आदमी को अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होता है। ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपको ये सब जो विभाग है इनमें आपको नौकरी करने का मौका मिलता है। अभी मैं देख रहा था, निकिता पूछ रही थी कि कितने फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कितना चाहिए। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। आपका जितनी भी पायलट ट्रेनिंग है ये समय के आधार पर बंधी हुई नहीं है। इसका आपको एग्ज़ाम देने के लिए
हर ऑल्टरनेट मंथ्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, डीजीसीए कंडक्ट करता है। उनको पढ़ाई करने के लिए आप पे कोई बाध्यता नहीं है कि आप कहीं जाके क्लास लें। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपको दे दिया जाता है। उन सिलेबस के आधार पर बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ के दे सकते हैं। या आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग अकेडमीज़ में भी ग्राउंड क्लासेस लगती है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ड्यूरेशन इसका भी फिक्स नहीं है। ऐसे केसेस हैं कि लोग 1 साल में 8 महीने में भी अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं, और ऐसे भी केसेस हैं कि 3 साल से 5 साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहाँ, किस इंस्टीट्यूट में आप ले रहे हैं, आप कितनी तल्लीनता से पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। तो ये लगभग हमने आपको ये सब बात बताई है। और अगर मेरे पास जो सवाल आ रहे थे उनमें से हमने निकिता के सवाल का जवाब दे दिया है, और कोई सवाल मेरे सामने फ़िलहाल नहीं है। अगर कोई आप में से कोई विशेष सवाल पूछना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, जैसे कि अनुष्का रावत ने पूछा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन देयर ड्यूटी। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग और एडवेंचरस कैरियर है। चैलेंजेस सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है, जो मैंने पहले बताया कि बहुत स्ट्रगल है। लाइसेंस लेने के बाद जब आप जॉब में जाते हैं तब भी बहुत स्ट्रगल है। उसके बाद जब आप जॉब पे आ जाते हैं, आपके ड्यूटी आवर्स कभी फिक्स नहीं होते, आपके कोई स्पेसिफिक छुट्टी नहीं होती। जिस दिन पूरा देश त्यौहार मना रहा होता है, हम पायलट लोग विमान उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को त्यौहार मनाने के लिए किसी को अपने पेरेंट्स के पास जाना है, किसी को अपने बच्चों के पास जाना है, किसी को अपने मित्रों के पास जाना है। तो ये सारी जिम्मेदारी पायलट्स की होती है, तो वो बेचारे इधर से उधर उस काम में लगे होते हैं। वो एक चैलेंज है। उसके अलावा आपको बहुत ही सिंसियर होना पड़ता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पायलट जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत अतिरिक्त उसके कंधों पे भार लेके चलता है। जब वो एक विमान उड़ाता है, उसके विमान में 2 से लेकर के 200, 500, 700 तक लोग बैठे होते हैं। उन सबका जीवन, उन सबकी सब कुछ की जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। अगर कहीं उससे कोई चूक होती है तो उस सब का खामियाजा उन सब जिंदगानियों को उठाना पड़ता है। इसलिए पायलट को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कभी भी लेट इट बी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को बहुत पहले से, कितना भी वरिष्ठ हो जाए, कितनी भी जानकारी हो जाए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ उसको विमान उड़ाना होता है। रंगा साहब, ट्रेनिंग डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैंने जिक्र किया था, क्योंकि समवेयर बिटवीन 18 लाख से लेके 30-35 लाख रुपए तक इसका खर्चा जाता है। लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए जो माध्यम मैंने जिक्र किया है, बहुत सारे राज्य सरकारें, बहुत सारे संस्थान हैं जो कि स्कॉलरशिप्स देते हैं इसके लिए, विशेषकर बालिकाओं के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए, आदिवासियों के लिए, उनके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार और अनेक संस्थानों की तरफ से। और उसके अतिरिक्त अगर ये सबसे नहीं कहीं किसी को प्राप्त हो पाता है तो वो बैंक से लोन ले सकता है, या फिर अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, उनके पेरेंट्स की अच्छी है, तो वो अपने स्वयं के खर्चे से सब कर सकते हैं। अनुष्का, क्या सवाल पूछे जाते हैं ये स्पेसिफिकली बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो यही देखा जाता है, कहीं भी कोई भी नौकरी, पायलट या किसी की, कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं और आपका कैलिबर लेवल क्या है। तो उसके लिए वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में जाता है। वो डेफिनेटली आपकी फ्लाइंग स्किल के बारे में पूछेगा, आपका बैकड्रॉप पूछेगा, आपने कहाँ से सीखी है, आपके इंस्ट्रक्टर कौन है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आगे ज़िंदगी में आपका एटीट्यूड कैसा है, ये सब सारी चीज़ें वो पूछते हैं। What are the barriers do they need to surpass? बैरियर्स आपको सबसे पहले ये है कि आपको साइंस स्ट्रीम से ही एग्ज़ाम पास करने हैं। उसके बाद आपको ये तय करना है कि किस फ्लाइंग स्कूल, किस एकेडमी में जाना है। फिर आपके लिए ये तय करना है कि इतना जो खर्चा होगा उसको मुझे कैसे वो फंड्स रेज करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बैरियर्स हैं। उसके बाद आपको सक्सेसफुली और सिंसियरली वो सारी फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है।
बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल है, जैसे मेरा फ्लाइंग स्कूल जहाँ से मैं निकला हूँ, ये MP फ्लाइंग क्लब, जो कि मध्य प्रदेश सरकार और एरो क्लब ऑफ इंडिया दोनों मिलके, और ये जो फ्लाइंग क्लब बना हुआ है उसमें सब फ्लाइंग वो चलाते हैं। इनकी 2 ब्रांचेज हैं, एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और दूसरी इंदौर में। और बहुत बेहतरीन फ्लाइंग क्लब रहा है, और आज भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फ्लाइंग स्कूल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। इसके अलावा हर राज्य में, राजस्थान में जयपुर फ्लाइंग स्कूल है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में फ्लाइंग स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, जैसे कि चाइम्स सागर में है, एक गोंडिया में एक फ्लाइंग स्कूल है, हैदराबाद में 2 फ्लाइंग स्कूल है। तो काफ़ी ये आप जैसे ऑनलाइन जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी। 10th के बाद हर साल आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। फिजिक्स और मैथ्स एसेंशियल है, फिजिक्स और मैथ्स एग्जाम आपको पास करना ही होगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो कृपया बताएं, पूछें, क्योंकि मैंने लगभग जितना मेरे मस्तिष्क में आया, मैंने लगभग इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई हैं। अच्छा, हर्षल ने बहुत लंबे सवाल मुझे दे दिए हैं, मुझे से चश्मा लगाना पड़ेगा और उनको पढ़ के एक एक करके मैं आपके सब सवालों का जवाब देता हूँ। हर्षल, आपने पहले पूछा व्हाट शुड वन ऑप्ट आफ्टर 10th, वो मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट और एकेडमी में आप जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन वो चाहें तो अपना एक कि चूँकि उनको 10 लड़के और या 10 बच्चे लेने हैं, 10 लड़के और लड़कियां लेने हैं उनको, और उनके पास अगर ज़्यादा एप्लीकेंट है तो उनको छांटने के लिए वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे विधान, लेकिन कोई एसेंशियल ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है। आपने पूछा है डू वन नीड एनी काइंड ऑफ प्रायर फ्लाइंग एक्सपीरियंस बिफोर गेटिंग इनटू द फील्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाना है तो आपको सबसे पहले आप अपना जो शुरुआत मैंने किया, सबसे पहले आपको 12th पास करना होता है। ऑनलाइन जाइए DGC के साइट के ऊपर, उसके ऊपर आपको फॉर्म मिलेगा अपना कंप्यूटर नंबर जनरेट करने के लिए। कुछ भी करने के लिए इंसान को सबसे पहले कंप्यूटर नंबर जनरेट करना होता है। जब आपको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर नंबर अलॉट कर देगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का ऑफिस, उसके आधार पे आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वही कंप्यूटर नंबर की आपको आवश्यकता होगी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। वो एक एसेंशियल आपका कोड बन जाता है पायलट का, जो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो वो उसके बाद आपको ये सारी सब चीज़ें करनी पड़ती है। और उस करके जब आप फ्लाइंग स्कूल में जाएंगे, वो आपको वहाँ पे ओरल टेस्ट करेंगे, आपको कुछ ब्रीफ करेंगे और आपकी फ्लाइंग चालू कर देंगे। फ्लाइंग वहाँ से शुरू होगी और जो भी फ्लाइंग होगी वो आपके 200 घंटे में काउंट की जाएगी। इसलिए पहले स्टार्ट करने से पहले फ्लाइंग करना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अगला सवाल था व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर कमर्शियल पायलट्स इन इंडिया, वो मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है वो स्पेसिफिक टाइम लिमिटेड नहीं है, ये आवर लिमिटेड है। और आप 1 साल में भी कर सकते हैं लोग, तो 3 साल भी लगा सकते हैं। ये वो हो gया। एज लिमिट जो है पायलट लाइसेंस शुरू करने के लिए, आपको प्रारंभ करने के लिए मिनिमम 17 साल ये लोग मांगते हैं। 17 ईयर्स में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पायलट लाइसेंस इश्यू जब आप कराएंगे फ्लाइंग कंप्लीट करके, उस वक्त आपको मिनिमम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट नहीं होता है इसके लिए, और बस आपकी जो अपनी डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो होना चाहिए। कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जॉब स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, जॉब लगभग स्टेबल ही होता है, लेकिन एविएशन थोड़ा, मैं मजाक की बात करता हूँ, एविएशन की स्थिति सर पे उगे बालों जैसी है, जो कि सबसे सेंसिटिव होता है। अगर कुछ भी शरीर में गलत खाया, हेरिडिटी का प्रॉब्लम है, एज हो गई है, तो सबसे पहले इंसान अपने बाल लूज करता है। तो क्या होता है कि एविएशन आज भी, दो इट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग इन द पीपल्स लाइफ, बट आज भी इसको लग्जरी माना जाता है और नॉन एसेंशियल चीज़ों में लोग उसको शुमार करते हैं। तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एविएशन सफ़र करता है। आज हम कोविड की बात करें तो सबसे ज़्यादा एविएशन सफ़र कर रहा है, जॉब कटल हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये स्ट्रगल हैं। उसके लिए मेंटली इंसान को तैयार रहना पड़ता है। डिमांड भी बहुत बढ़ती है, लेकिन जब कोई भी बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले एविएशन में जॉब कट होता है। और बहुत बार ऐसा होता है जेट एयरवेज बंद हो गई तो उसके पायलट्स को स्ट्रगल करना पड़ा दूसरी जॉब लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है कि बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियों से इंसान को गुजरना पड़ सकता है।
पे पैकेज के बारे में बता चुका हूँ। हाँ, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गर्ल्स बहुत एफिशिएंटली इस फील्ड में काम कर रही है और मैं प्राउडफुली कह सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बतौर पायलट काम कर रही हैं और वो सारे सीनियर पोजीशंस पे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा विमानन में कि ऑल गर्ल्स फ्लाइट ऑपरेट होती है, जिसमें दोनों पायलट भी लड़कियां होती है और सारी केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू सारी की सारी लड़कियां होती हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत रिस्पेक्टफुली ये इस कैरियर को परस्यू कर सकती है। तो लड़कियों को डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए इसके लिए। प्रोफिशिएंट, हाँ, इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं, आप टावर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो भी एयरक्राफ्ट आते हैं जो मैन्युफैक्चरर देते हैं, चूँकि वो अमेरिका में या फ्रांस में या विभिन्न देशों से आते हैं, तो वो डेफिनेटली उनका मीडियम इंग्लिश है। तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना आपको बहुत मदद करता है। क्वालिटीज़ तो यही है पायलट बनने के लिए कि डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और जील होनी चाहिए टू बी ए पायलट। और मैं हमेशा, ये मेरा अपना एक मत है कि पायलट बनना एक वैसा ही है कि जैसे किसी कला की साधना, जैसे किसी कला साधना के लिए किसी में जो तत्परता होनी चाहिए, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप में वो तत्परता है और वो वक्त के थपेड़ों से बिगड़ नहीं रही है, बिखर नहीं रही है, तो आप पायलट बनने के लिए एकदम एलिजिबल है। कॉमर्शियल पायलट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता देने के लिए। पायलट बन जाने के बाद आप जब एग्ज़ाम देने कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ इंटरव्यू होता है। तो वही आपका, आप जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि क्या क्या उसमें लोग पूछते हैं ये, और उसके बाद इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मल्टीपल है, उस विमान के लिए जिसको वो उड़ा रहा है, उस कंपनी के लिए जिस कंपनी के लिए विमान उड़ा रहा है, उन व्यक्तियों के लिए जो उस विमान में सफ़र कर रहे हैं, और बाकी सब लोगों के लिए जो उसके सराउंडिंग में हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो दूसरे विमान हवा में उड़ रहे हैं, उन सब के लिए तो बहुत ही मल्टीलेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट की होती है। एंड पायलट हैज़ टू बी वेरी वेरी सिंसियर, डिवोटेड एंड अ सीरियस पर्सन। मैंने क्यों डिसाइड किया पायलट बनने का, तो ये तो मेरे को लगता है कि जब बचपन में मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान के गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हवाई जहाज़ को चील गाड़ी बोला जाता है। और बचपन में जब एरोप्लेन, हम लोग बहुत दूर नहीं है जयपुर से, तो विमान हवा से उड़ता था तो हम लोग उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते थे। तभी से हम चेंज करते रहे और जब पहला मौका मिला तो फ्लाइंग स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया और धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते पायलट बन गए। और ये कॉमर्शियल पायलट जो है ये कम्प्लीटली सिविल कॉमर्शियल पायलट है। इसके अलावा जो पायलट आते हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग करके आते हैं, उन लोगों को जब सिविल में आना होता है तो वो अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करते हैं सिविल में और वो सिविल जॉब के लिए जा सकते हैं। मैंने ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि एमपी फ्लाइंग क्लब मेरी नज़रों में सबसे प्रेस्टीजियस और सबसे रिस्पेक्टेबल है और आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं और बहुत रीजनेबल। आई थिंक इंडिया में सबसे लोवेस्ट प्राइस के ऊपर कोई सीपीएल कराता है, उनमें जो इंस्टीट्यूट कराते हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश फ्लाइंग स्कूल है। उसके अलावा प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स भी हैं, जैसे मैंने पहले बताया चाइम से सागर में, गोंडिया में एक फ्लाइंग स्कूल है, हैदराबाद में फ्लाइंग स्कूल है, उत्तराखंड में पंतनगर में भी है, अलीगढ़ में भी हैं, बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन जाकर ये चेक कर सकते हैं। चैलेंजिंग रंगा साहब, ये चैलेंज की जहाँ तक बात करें, ये बहुत ही वैग बात है, क्योंकि ज़िंदगी में हर दिन हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, सजीव हो या पेड़ हो, पौधा हो, सबको हर तरह का, या जानवर हो, सबको अपने चैलेंज लेने पड़ते हैं। तो बतौर पायलट बहुत सारे चैलेंज सबको लेने पड़ते हैं। मैंने जब शुरुआत करी तो चूंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता था वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं जानता था फ्लाइंग के बारे में, हम ब्लाइंडली फ्लाइंग स्कूल के चक्कर लगाना हमने शुरू कर दिया और बहुत लंबा स्ट्रगल होता था। कोई गाइड करता था और कोई मिसगाइड करता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। अब हालात बदल चुके हैं। अभी आज के जो बच्चे हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं, उनके पास मीन्स अवेलेबल हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आज कहीं पर भी आप ऑनलाइन जाके आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या आपको कोई परेशानी अगर आ रही है। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूँगा, पानी पीना है।
तो अभी अब के बच्चों के लिए वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज अब जो आ गया है, या जो पहले भी था, जो कि एग्जिस्ट करता ही था, बतौर पायलट आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप फ्लाइंग कर रहे होते हैं तब भी, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी, और जब आप जॉब कर रहे होते हैं तब भी। तो वो पेशेंस और डेडिकेशन और डिवोशन वो आपको चाहिए। प्रमोशन की जो बात करते हैं, पायलट जब पायलट लाइसेंस लेके निकलता है, सबसे पहली बात, जिस दिन वो सोलो फ्लाइट करता है उस दिन से पायलट कैप्टन कहला सकता है, बिकॉज ही इज फ्लाइंग इन कमांड। उस दिन से लेकर ताउम्र वो कैप्टन ही रहता है। कहने के लिए वो रैंक उसकी कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कैप्टन रहता है। लेकिन डेजिग्नेशन वाइज आप एज को पायलट ज्वाइन करते हैं और प्रमोट होकर के आप चीफ पायलट बनते हैं और कमांडर बनते हैं। उसका ड्यूरेशन आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। फिर उसके लिए को पायलट से कमांडर बनने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कितने घंटे की फ्लाइंग उस अमुक विमान पे आपकी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल आप में होना चाहिए। वो जब आप फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कंपनी डिसाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, योर एटीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड, कि आपको कमांडर बना दिया जाए। तो ये टाइम बेस्ड, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इसके लिए नहीं है। वो 6 महीने में भी कोई को पायलट से कैप्टन बन सकता है और 6 साल भी लग सकते हैं। अनुष्का, मैंने बताया था कि गांव में जो हवाई जहाज की छाया पकड़ते पकड़ते इंस्पिरेशन कहीं से शुरू हुआ था, और वो हम लगे रहे, एंड आई केप्ट चेजिंग माय ड्रीम, एंड दैट्स वेयर आई एम टुडे। अनुप्रिया, रैंक्स की बात जो बताई मैंने, सिर्फ 2 ही है, को पायलट होता है और चीफ पायलट होता है, क्योंकि वहाँ हर विमान में 2 पायलट सेटअप होता है। तो एक जूनियर पायलट और एक सीनियर पायलट होता है, जो कि दोनों मिलकर के वो करते हैं। और पायलट का जो चीफ पायलट है, जिसको P1 बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। उसको असिस्ट करने के लिए को पायलट वहाँ पर होता है। हर्षल, अगर और कुछ आपको लगता है कि कुछ मुझे कहना है इसके बारे में, तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर कुछ और मुझे बहुत बताना है तो आप लोग पूछें मेरे से। Harshal, I'm always there. I'm on Facebook. I'm on there on Insta. I'm there on Twitter. So anytime I'm available. And मैं एविएशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत टची मैं फील करता हूँ। जो भी कुछ हूँ मैं, जो मेरी पहचान है, वो इसी एविएशन और विमानन की वजह से। और इस क्षेत्र में मैं कुछ भी कहीं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मैं 24/7 उसके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू रंगा साहब, इट्स योर इंस्पिरेशन, आपका सपोर्ट और आपका एनकरेजमेंट है। कुछ भी और मैं कर सकता तो आप प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हर्षल, आप सारथी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा इससे हटके है। मैं पायलट लाइसेंस लेने के बाद, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा स्ट्रगल रहता है, और वो दौर जब था तब ये प्राइवेट एयरलाइंसेस वगैरह इतनी नहीं आई थी जब मैं पायलट लाइसेंस कर रहा था। तो पायलट लाइसेंस के बाद, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि लोग ये जानते हो कि आपको हर चीज़ स्ट्रीमलाइन मिल जाए, हर चीज़ कहीं ना कहीं पूछ के और इधर से उधर से हम जानकारी हासिल करते, तो उसमें बहुत समय भी लग रहा था। बहरहाल मैंने अपना लाइसेंस किया। लाइसेंस के साथ ही साथ में मुझे इंडियन एयरलाइंस में ग्राउंड जॉब ऑफर हो गया, तो वो किया। ऐसे करते करते मैंने लाइसेंस लेके इंस्ट्रक्टर बना, फ्लाइट डिस्पैच में एयरलाइंस में काम किया। और उसके बाद जब हम लोग को एज एन इंटरनल कैंडिडेट हमको सेलेक्ट किया गया एयरलाइंस में बतौर पायलट, उसके बाद मैं बहुत समय मुझे निकल गया था। मेरी आयु तब तक लगभग 28 साल पार कर चुकी थी। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैंने फ्लाइंग शुरू की थी, मेरे साथ वाले लोग मेरे कमांडर बन चुके हैं और मैं अब जाके को पायलट बनूंगा, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे मानसिक तनाव दे, तो मैं उस स्थिति से नहीं गुजरना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सा एक
अलग कदम लिया, मैंने नौकरी छोड़ी और इस उम्मीद के साथ कि मैं अपनी विमानन कंपनी बनाऊंगा और वापस घर आ गया। और अपनी माँ से बात किया तो इनिशियली बहुत नाराज़ हुई कि भाई हम कैसे, इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन हम लगे रहे, धीरे धीरे आज हम विमान ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं सारथी एयरवेज 2004 में हमने सेटअप किया था। हम नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हैं, हम लोग मेडिकल फ़्लाइट भी ऑपरेट करते हैं, हम वीआईपीज़ और डिग्निटरीज़ के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं, और हम रेस्क्यू फ़्लाइट्स भी ऑपरेट करते हैं, और इस डिवीजन में काम कर रहे हैं और बहुत ही हार्मोनियल वे में बाकी सारी कंपनीज हैं उनके साथ भी हमने जुड़ के बहुत प्यार से काम करते हैं। थैंक यू सो मच। सो गुड बाय फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।